आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम है वैष्णवी शुक्ला और कर्म क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पे मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। देखिए, हम सभी मध्यम वर्गीय परिवारों का और परिवार के बच्चों का एकमात्र सपना होता है कि हमें एक ऐसी नौकरी मिल जाए कम उम्र में, जिस नौकरी के माध्यम से हम अपना घर बहुत अच्छे से चला सकें। ना सिर्फ हम अपना घर चला सकें, बल्कि उस नौकरी के माध्यम से हम अपने माता पिता का सपना पूरा कर सकें और उस नौकरी में थोड़ा मान हो, सम्मान हो, साथ के साथ वो नौकरी हमारी देश के काम आ सके, हम अपने देश के लोगों की, अपने देश की सेवा कर सकें। और अगर ऐसे सपने आपके मन में भी चलते हैं, आप भी अगर रातों में ऐसे सपने अपने लिए देखते हैं, चाहे आप 10वीं पास हैं, चाहे आप 12वीं पास हैं, चाहे आप ग्रेजुएट हैं, डजंट मैटर, आपके लिए मैं एक बहुत बढ़िया एग्जाम बताने वाली हूं, जिसके अंदर 10वीं से लेकर ग्रेजुएशन तक का हर एक बच्चा एलिजिबल होता है। और ना सिर्फ यह, भारत के प्रीमियम डिपार्टमेंट्स, केंद्र सरकार के जो डिपार्टमेंट्स है, वहां पर आपको इस एग्जाम के माध्यम से जॉब मिलती है। देखिए, हम सभी को पता है कि भारत सरकार के अंदर ग्रेड ए, बी, सी और डी तरीके की जॉब चलती है। अब केंद्र सरकार के अंदर जो भर्ती होती है, उसमें जो यूपीएससी होता है, वो सारे ग्रेड ए की जो जॉब है उनके लिए रिक्रूटमेंट करता है। लेकिन जो बची हुई ग्रेड बी और सी की है, उसके लिए एक हमारा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, एक बोर्ड है जो एग्जाम कंडक्ट करवाता है सभी ग्रेड बी और ग्रेड सी की जॉब्स के लिए। इसके अंदर क्या क्या डिपार्टमेंट्स आते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन से एग्जाम्स लेता है, क्योंकि ये साल भर में लगभग 14 से 15 एग्जाम लेता है, जिसके अंदर कुछ तो टेक्निकल हैं, लेकिन कुछ ऐसे एग्जाम हैं जो नॉन टेक्निकल हैं, जिनके अंदर 10वीं से लेकर ग्रेजुएशन के बाद तक का हर एक बच्चा एलिजिबल है। हम बात करेंगे इसके अंदर कि किस तरह से अगर आपका वर्दी का सपना है तो वो भी सच हो सकता है, किस तरह से अगर आपका ऑफिस में डेस्क में बैठ के और काम करने का सपना है वो भी सच हो सकता है। सबसे पहले हम लोग चीज़ देखेंगे कि इसमें कितने डिपार्टमेंट्स आते हैं, कौन से डिपार्टमेंट्स, कौन सी मिनिस्ट्रीज के अंदर इसमें रिक्रूटमेंट की जाती है। अगर आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे तो इसके अंदर भारत सरकार में जितने भी मंत्रालय हैं, देखिए अगर मैं सारा कुछ रीड करने लगूंगी तो ये पूरा का पूरा वीडियो शायद इसी में निकल जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा। तो आप बस इतना समझिए कि केंद्र सरकार के अंदर जितने भी मंत्रालय, जितने भी विभाग आते हैं, चाहे वो इवन विदेश मंत्रालय हो, आप विदेश में भी रह करके नौकरी करने का आपका मौका मिल सकता है। और जरूरी नहीं है कि आप ग्रेजुएट ही हो, आप 10वीं पास हैं तो भी आपको विदेश मंत्रालय में एक जॉब मिल सकती है, जिसके तहत आप विदेश में नौकरी कर सकते हैं। ना सिर्फ यह, जितनी भी आपकी पैरामिलिट्री हैं, आपका इवन इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर भी जो मिनिस्टेरियल जॉब्स हैं, उनकी रिक्रूटमेंट यही होती है, कुल मिलाकर के कहा जाए तो। आप ये लिस्ट है, देख सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट करके डिटेल में रीड कर लीजिएगा। ये सारे मंत्रालय हैं और अगर मैं अब इन सबको रीड करूंगी तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम ना खराब करते हुए हम लोग जंप करेंगे हमारे एग्जाम्स में। जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रीमियम डिपार्टमेंट्स हैं या जैसे भी डिपार्टमेंट्स हैं, सारे के सारे इस एग्जाम के अंदर कवर होते हैं। अब ये एग्जाम्स, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है, ये जो हमारा कमीशन है, किस तरीके के एग्जाम लेता है, क्या क्या एलिजिबिलिटी होती है। तो देखिए, अगर आप 10वीं पास हैं तो भी आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल होते हैं। अगर आप 12वीं पास हैं तो भी आपके लिए बहुत सारे एग्जाम्स हैं, और अगर आप ग्रेजुएट हैं तो फिर आप ये सारे ही एग्जाम्स दे सकते हैं। यानी कुल मिलाकर के कंप्लीट पैकेज होता है ये एग्जामिनेशंस का। हम लोग एक एक एग्जाम और एक एक एग्जाम की रिक्वायरमेंट पर बात करेंगे। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि जॉब किस तरह की होती है, और हम ये भी देखेंगे कि हमको लास्ट में सैलरी कितनी मिलेगी। आगे अगर मैं बढ़ूँ और मैं बात करूँ यहाँ पर एग्जाम्स की, तो देखिए जैसा मैंने आपको शुरू में ही कहा कि यहाँ पर कुछ टेक्निकल एग्जाम भी होते हैं, जिसके अंदर ट्रांसलेटर के एग्जाम्स होते हैं, जिसके अंदर जूनियर इंजीनियर के एग्जाम्स होते हैं। उन सभी को मैंने इसमें कवर नहीं करा है। मैं ये वो वीडियो बना रही हूँ जिसके अंदर हर एक सामान्य बच्चा, हर एक सामान्य बैकग्राउंड का बच्चा जिसके अंदर एलिजिबल हो। अगर मैं 10वीं लेवल की बात करूं तो आपके पास एमटीएस एक बहुत बढ़िया एग्जाम होता है, आपके पास एक हवलदार का एग्जाम होता है। अभी मैं इन सभी एग्जाम्स पर बहुत डिटेल में बात करने वाली हूं, 1 बाय 1, ठीक है। बस अभी हम देखेंगे कि कितने एग्जाम्स हैं हमारे पास। अगर मैं बात करूं तो एसएससी जीडी, जिसके अंदर आप वेरियस डिपार्टमेंट्स में कांस्टेबल की जॉब पर नियुक्त होते हैं, कांस्टेबल की पद पर नियुक्त होते हैं आप एसएससी जीडी के थ्रू जा सकते हैं, अपना वर्दी का सपना जो है उसको सच कर सकते हैं। अगर आप 12वीं पास हैं तो भी आपके लिए बहुत अच्छी सैलरी, बहुत अच्छी पोस्ट है यहाँ पर। आप CHSL, जिसको हम कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल कहते हैं, इसके अंदर आप 12वीं पास हैं अगर, तो आप एलिजिबल हैं। आप एसएससी स्टेनो, अगर आपको गणित नहीं आती, आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिसे बिल्कुल गणित नहीं आती है, गणित का बिल्कुल बैकग्राउंड नहीं रहा है ना, और उनको बिल्कुल भी पसंद भी नहीं है गणित, तो देखिए ये जॉब आपके लिए बहुत शानदार जॉब है। इसके लिए बस आपको एक स्किल टेस्ट सीखना होता है, जिसके बारे में मैं अभी आगे आपको सब कुछ बताने वाली हूँ। आगे अगर मैं चलूं तो सिलेक्शन फेज एक एग्जाम होता है, ये सभी कैटेगरी यानी ये 10वीं, 12वीं और ग्रेजुएशन, इन तीनों के लिए ही आता है, तो इसको मैं अलग से आपको समझा दूंगी। अगर मैं आगे बात करूं, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो एसएससी सीजीएल, जिसको हम कह सकते हैं कि भारत का सबसे बड़ा एग्जाम है, जिसके अंदर 1 लाख एक साथ लगभग 40, 35, 48, 50 लाख इवन स्टूडेंट्स बैठते हैं एक साथ। भारत का सबसे बड़ा एग्जाम इसको हम कहते हैं। और भारत के अंदर जितने भी बड़े डिपार्टमेंट्स हैं, उनके अंदर ग्रुप बी और ग्रुप सी की सारी रिक्रूटमेंट इसी एग्जाम के माध्यम से होती हैं, ठीक है। इसके बारे में हम लोग बहुत डिटेल में आगे समझेंगे। अगर आगे चलें और आपका सपना है वर्दी पाने का, अगर आप चाहते हैं कि भारत सरकार के अंदर जो भी सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेज हैं, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स जिसको हम लोग CAPF कहते हैं, अगर आप उनमें सब इंस्पेक्टर या फिर
असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यानी एसआई या एएसआई बनने का सपना रखते हैं तो वो सपना आपका इस एसएससी सीपीओ एग्जाम के थ्रू पूरा हो जाएगा। अब हम लोग आगे चलते हैं और हम वन बाय वन बात करते हैं अलग अलग एग्जाम्स की। देखिए मैं कोशिश करूंगी कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो, आपको बहुत कम समय में बहुत अच्छी जानकारी मिल जाए, क्योंकि आपका समय बहुत कीमती है। अगर आपने इस समय को बचा करके पूरा समय पूरी मेहनत अपनी तैयारी में झोंक दी तो आप इस बात को मानिए कि आपका सिलेक्शन कभी भी कोई भी रोक नहीं सकता है। यही वो उम्र है जिस उम्र में आप बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ सबसे पहले एग्जाम की, तो देखिए इसका नाम है एसएससी एमटीएस, जिसको हम मल्टीटास्किंग स्टाफ भी कहते हैं, और इसी के साथ हवलदार की वैकेंसी भी आती है। एक ही नोटिफिकेशन में ये दोनों आते हैं, इसलिए मैं इनको एक साथ आपको समझा रही हूँ। देखिए अगर मैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ तो अगर आप सिर्फ 10वीं भी पास हैं तो भी आप एलिजिबल है, यानी 10वीं अगर कोई बच्चा पास कर लिया है तो वो केंद्र सरकार के बहुत अच्छे प्रीमियम डिपार्टमेंट्स के अंदर, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे एक्साइज टैक्स हो, चाहे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हो, चाहे इवन राष्ट्रपति ऑफिस है ना, ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, इवन ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री कार्यालय, ऐसे बड़े बड़े विभागों में और बड़े बड़े जो भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जो भी बड़े बड़े मंत्रालय हैं, इन सभी में आपको नौकरी करने का मौका मिल सकता है अगर आप सिर्फ 10वीं पास हैं। अगर मैं इसमें एज की बात करूं तो देखिए एमटीएस की जो एज है वो आपकी 18 से 25 साल के बीच में ही मांगी जाती है। लेकिन जैसा कि आपको पता है केंद्र सरकार के द्वारा हर एक कैटेगरी को रिजर्वेशन दिया जाता है। हर एक से मेरा मतलब है कि ओबीसी, एससी और एसटी को रिजर्वेशन दिया जाता है, जिसमें ओबीसी को 3 साल का रिजर्वेशन होता है और एससी और एसटी को 5 साल का रिजर्वेशन होता है। ये आगे जितने भी मैं जॉब्स बताने वाली हूँ सभी में वो रिजर्वेशन वैलिड है हर एक पोस्ट के लिए। अगर आप ओबीसी से आते हैं तो आपको 3 साल का एज का रिलैक्सेशन है, अगर आप एसटी या एससी कैटेगरी से आते हैं तो आपको 5 साल का एज का रिलैक्सेशन है। तो यहाँ पर जो मैं एज बेसिकली बताऊंगी वो मैं बताऊंगी जनरल कैटेगरी के हिसाब से, बाकी आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से उसमें एज अपनी जोड़ लीजिएगा। अगर मैं आगे बात करूं हवलदार की, तो देखिए हवलदार आप सीबीआईसी और सीबीएन डिपार्टमेंट्स में लगते हैं, है ना, और जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आते हैं, यानी आपका जो इनकम टैक्स हो गया, एक्साइज टैक्स हो गया, नारकोटिक्स हो गया, इन सभी के अंदर आपका जो है हवलदार के पद पर चयन होता है और इसमें आपका जो एज है वो 18 से 27 साल तक मांगी जाती है। अगर मैं आगे बढ़ूं, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसका एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होता है। देखिए इसमें 2 सेशन में आपका पेपर होगा। सेशन 1 के अंदर आपकी मैथ्स चेक करी जाएगी जिसके 20 सवाल दिए जाएंगे, आपकी रीजनिंग चेक करी जाएगी जिसके 20 सवाल दिए जाएंगे, और इन दोनों को करने के लिए आपके पास सिर्फ 45 मिनट होंगे। देखिए जैसा मैंने आपको कहा कि अगर भारत सरकार में आपको इतनी बढ़िया नौकरी मिल रही है, इतना बढ़िया सैलरी मिलेगी, इज्जत मिलेगी, सम्मान मिलेगा, एक बहुत अच्छा रुतबा होता है, तो आपकी थोड़ी सी जाँच तो ये एग्जाम करेगा ही, ठीक है। अब देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि आपको कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई माइनस मार्किंग नहीं है इस सेशन 1 के अंदर, है ना, और ये क्वालिफाइंग है। अगर आप इसको पास कर जाते हैं तो चाहे आप जितने भी नंबर लाएं, ये नंबर मेरिट में नहीं जुड़ेंगे, यानी इसके आधार पर आपका सिलेक्शन नहीं होगा, इसके आधार पर आप सिर्फ पास होंगे, किसके, गणित और रीजनिंग, मैथ्स और रीजनिंग के आधार पर। लेकिन अगर मैं बात करूँ सेशन 2 की, तो यहीं पर आप देखेंगे कि जनरल अवेयरनेस के आपको 25 सवाल पूछे जाते हैं 75 नंबर के, और आपसे इंग्लिश के अंदर आपको 25 सवाल दिए जाते हैं जो कि 75 नंबर के होते हैं। और यहाँ पर कहानी में ट्विस्ट है, क्योंकि यहाँ पर आपकी माइनस मार्किंग होती है 1/3 आपकी माइनस मार्किंग होती है। देखिए अगर आप यहाँ देख पा रहे होंगे तो एक जो आपका सवाल है वो 3 नंबर का है ना, 25 मल्टीप्लाइड बाय 3 तभी तो 75 आएगा, यानी एक सवाल एक क्वेश्चन जो है 3 नंबर का है। यानी अगर आपने एक क्वेश्चन गलत कर दिया है किसी भी सब्जेक्ट, यानी आपने इंग्लिश या जीएस का एक सवाल अगर गलत कर दिया है तो आपका 1 नंबर कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस मार्किंग 1/3 की है। और अगर एक सवाल 3 नंबर का है और माइनस मार्किंग 1/3 की है, यानी आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा अगर आपने गलत जवाब दिया। और यही 2 सब्जेक्ट्स हैं जो आपकी मेरिट बनाते हैं, यानी आपकी इंग्लिश और खासतौर पर इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश एक स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। जीएस में बहुत वाइड रेडियस कवर किया जाता है। जीएस हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि हमारी तैयार हो गई है, लेकिन इंग्लिश को हम एक हद तक कह सकते हैं, यानी इंग्लिश यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर यहाँ पर आप 75 के मार्किंग में आप लगभग 70 भी स्कोर कर लेते हैं और यहाँ पर आप अगर एवरेज स्कोर करते हैं तो भी आपका सिलेक्शन हो जाता है। अब अगर मैं आगे बढ़ूँ तो देखिए एमटीएस के लिए तो फिर इस पेपर के बाद आपका एग्जाम के बाद जो है फाइनल मेरिट होती है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और फाइनल सिलेक्शन होता है। लेकिन जो हवलदार की पोस्ट है उसमें थोड़े से बेसिक आपके फिजिकल टेस्ट भी करवाए जाते हैं। तो अगर आप इसके लिए एलिजिबल हो तो आप एक बार गूगल करिएगा, या मैं ही आपके लिए कोई दूसरा वीडियो लाके बता दूंगी, है ना। और साथ के साथ अगर मैं इसके सैलरी की बात करूं कि एमटीएस और हवलदार की सैलरी कितनी होती है, तो देखिए एसएससी की जो सैलरी है वो सिटीज़ के आधार पर जो है डिसाइड होती है। जैसे एक्स, वाई और जेड कैटेगरी में, यानी जो सिटी ज़्यादा महंगी है उसमें आपको हाउस रेंट अलाउंस ज़्यादा मिलेगा, जिसको हम लोग HRA कहते हैं। तो कुल मिलाकर के, लेकिन अगर मैं एक रफ आइडिया अगर आपको देना चाहूँ तो लगभग 30 से 35 हज़ार रुपए आपकी इसमें सैलरी होती है। और ये मैं 7th पे कमीशन के हिसाब से बता रही हूँ। 8वां पे कमीशन लगते ही, 8th पे कमीशन लगते ही आपकी सैलरी में 10 से 15 हज़ार का जो है इजाफा हो जाएगा। अगर मैं अगले एग्जाम की बात करूँ तो देखिए ये होता है SSC GD। इसमें भी आपकी जो एलिजिबिलिटी है ये सिर्फ 10th पास है, और इसके अंदर आप भारत के जितने भी केंद्र सरकार के डिपार्टमेंट हैं और पैरामिलिट्री जो हमारी फोर्स है, जिसके अंदर आपका CRPF, CISF, SSB, आपका
और भी जो असम राइफल्स, जितनी भी पोस्ट, इवन एनआईए जिसको हम नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कहते हैं, जो कि एक बहुत प्रीमियम डिपार्टमेंट है जो सिर्फ और सिर्फ काउंटर टेररिज्म के लिए काम करता है, उस डिपार्टमेंट में भी आपको यहाँ पर कांस्टेबल के पोस्ट पर जो है आप यहाँ पर सिलेक्शन ले सकते हैं। अगर मैं आपके एज लिमिट की बात करूँ तो देखिए आपकी मिनिमम एज जो है वो 18 साल रिक्वायर्ड है और जो मैक्सिमम है वो 23 साल, और ओबीसी एसटी एससी का जो रिजर्वेशन है वो जैसा मैंने कहा 3 साल 5 साल वाला है, वो हर एक एग्जाम के अंदर अप्लाई होगा। अगर मैं बात करूँ कि मैडम इसका एग्जाम कैसा होता है, तो देखिए इसका एक ही पेपर होता है जिसके अंदर आपको 20 सवाल आपके रीजनिंग के पूछे जाते हैं, 20 सवाल आपके जनरल अवेयरनेस के पूछे जाते हैं, 20 सवाल मैथ्स के पूछे जाते हैं, और यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन होता है, एक चॉइस होती है कि अगर आप हिंदी चुनना चाहें तो हिंदी चुन लीजिए और इंग्लिश चुनना चाहें तो इंग्लिश चुन लीजिए, और 20 सवाल आप जो भी भाषा आप चुनेंगे उस भाषा के होंगे, और ये टोटल एक सवाल यहाँ पर 2 नंबर का होता है। और याद रखिएगा, चूंकि आपको एक अच्छी जॉब मिलने वाली है, यहाँ पर भी नेगेटिव मार्किंग होती है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है यहाँ पर, यानी अगर आपने एक सवाल गलत करा है तो 0.25 मार्क्स आपके यहाँ पर कट जाते हैं। अगर मैं आगे बात करूं तो देखिए इसके अंदर चूंकि आपको पता ही है कांस्टेबल लेवल की जॉब है, यानी यहाँ पर फिजिकल टेस्ट होना तो जाहिर सी बात है ज़रूरी है, और देखिए इसमें कुछ फिजिकल रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं, है ना। मैं कभी डिटेल में उसका वीडियो बना दूंगी जिसमें हाइट, वेट और आपके और मेडिकल जो रिक्वायरमेंट्स है वो सारी की सारी नोटिफिकेशन में मेंशन होती है, और उनको ध्यान रखते हुए ही आपको फॉर्म भरना होता है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो आपका एक फिजिकल टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है जिसके अंदर मेल कैटेगरी को 5 किलोमीटर दौड़ना होता है 24 मिनट में, और फीमेल कैटेगरी को 1600 मीटर, आप कह दीजिए 1.6 किलोमीटर या 1600 मीटर महिलाओं को दौड़ना होता है 8.5 मिनट में, और इसके बाद आपका एक मेडिकल टेस्ट करवाया जाता है, एंड देन आफ्टर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपकी ज्वाइनिंग आ जाती है। अगर मैं आगे बढ़ूं तो एसएससी सीएचएसएल, देखिए ये एक 12वीं लेवल का एग्जाम है, 12वीं लेवल की इसकी एलिजिबिलिटी होती है। अगर आप 12वीं पास हैं तो आप इस एग्जाम के लिए बहुत बढ़िया से एलिजिबल हैं। अगर मैं बात करूं कि इसमें कौन से डिपार्टमेंट्स होते हैं, इसमें कौन सा और लेवल होता है, तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कि आपकी एज लिमिट की अगर मैं बात करूं तो ये तो 18 से 27 साल ही होती है, लेकिन इसके अंदर आप देखेंगे तो आपको एलडीसी यानी लोअर डिवीजन क्लर्क की जॉब मिलती है, आपको जेएसए जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, ये दोनों लेवल 2 की जॉब होती हैं आपकी। इसके बाद आपको जो है डेटा एंट्री ऑपरेटर डीईओ की जॉब इसी के अंदर मिलती है। आगे चले अगर हम देखें कि इसमें एलिजिबिलिटी हमारी और क्या है, तो आप बड़े ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर देखिए अगर आप डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए के लिए अगर आप एलिजिबल होते हैं, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के लिए यहाँ पर सिलेक्शन किया जाता है, तो देखिए यहाँ पर आपका 12वीं क्लास साइंस स्ट्रीम से पास होना जरूरी है, जिसके अंदर आपका एक सब्जेक्ट मैथमेटिक्स होना ही चाहिए। अगर आप नॉन साइंस स्टूडेंट है तो आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं रहेंगे। अगर मैं आगे बात करूँ एलडीसी यानी लोअर डिवीजन क्लर्क और जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, और साथ के साथ जो है ये आपका बाकी की मिनिस्ट्री, यानी यहाँ पर आपने देखा कि जो कंज्यूमर अफेयर्स है, जो फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है और जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है, यहाँ पर साइंस रिक्वायर्ड है। लेकिन इसके अलावा अगर आप कहीं भी डीएओ बनना चाहते हैं, डेटा एंट्री ऑपरेटर बनना चाहते हैं, तो फिर यहाँ पर आप किसी भी स्ट्रीम से बस 12वीं पास होने चाहिए और आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अब आ जाती है कि मैडम इसका पेपर किस तरह से होता है। देखिए इसमें 2 पेपर होते हैं, एक होता है प्री, एक होता है मेंस। और मेरी बात मान के चलिए, एसएससी सीजीएल को टक्कर मारने वाला अगर कोई एग्जाम है तो ये एसएससी सीएचएसएल है। कई बार ऐसा होता है कि एसएससी सीएचएसएल का लेवल ज़्यादा आ जाता है एसएससी सीजीएल से, यानी अगर आप इस 12वीं लेवल के एग्जाम की तैयारी कर लिए हैं तो आप समझिए कि आपका सीजीएल यानी ग्रेजुएशन लेवल पर जो बड़ी और पोस्ट है उनमें सिलेक्शन आपका होना तय है। ठीक है, अगर मैं आगे बढ़ूं तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे आपका जो प्री होता है, जो आपका टियर 1 एग्जाम होता है, इसके अंदर आपको हर एक सब्जेक्ट के 25 क्वेश्चन यानी रीजनिंग के 25, जीए यानी जनरल अवेयरनेस के 25, मैथ्स के 25 और इंग्लिश के 25 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं। एक सवाल 2 नंबर का होता है, इसलिए टोटल आप देखेंगे 200 नंबर का क्वेश्चन पेपर है आपका। और यहाँ पर माइनस मार्किंग जो है वो 1/4 होती है, यानी एक सवाल के लिए 0.25 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाते हैं। लेकिन याद रखेंगे ये क्वालिफाइंग इन नेचर है, यानी इसको आप पास करेंगे तो आप अगले चरण के लिए जाएंगे, आप इससे अपना सिलेक्शन नहीं ले सकते। यानी कुल मिलाकर के इसको आपको पास करना जरूरी है। इसमें आप जितने भी नंबर लाएं वो वहाँ पर मेंस एग्जाम में ऐड नहीं होंगे। इसके बाद आ जाता है इसका मेंस। देखिए चूंकि ये एक क्लरिकल लेवल की जॉब है, इसमें एक स्किल टेस्ट भी होता है। मैं अभी बताती हूँ कि क्या स्कीम आपकी होती है मेंस की। अगर मैं इसमें मेंस में बात करूँ तो देखिए 2 मॉड्यूल होते हैं बेसिकली, 2 सेक्शन होते हैं और उनमें 2 मॉड्यूल होते हैं। मॉड्यूल 1 में अगर मैं बात करूँ तो देखिए इसमें आपके मैथमेटिकल एबिलिटी यानी मैथ्स का आपका 30 क्वेश्चन होते हैं, साथ के साथ आपके रीजनिंग के भी 30 क्वेश्चन होते हैं, है ना। और यहाँ पर एक सवाल 3 नंबर का होता है, यानी ये 90 नंबर के होते हैं दोनों। 1 घंटा आपको मिलता है। यहाँ पर आपका स्पीड जो है वो बहुत अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं आगे चलूँ तो आपका सेक्शन 2 आता है, इसके अंदर भी 2 मॉड्यूल होते हैं। पहला होता है आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन और दूसरा होता है जनरल अवेयरनेस, जिसके अंदर अगर आप इंग्लिश में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा वेटेज है। सीधे 40 सवाल आपसे इंग्लिश के पूछे जा रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर टाइम जो है वो आपको 1 घंटे का ही मिलेगा इंग्लिश करने के लिए भी, और आपको जनरल अवेयरनेस करने के लिए भी 1 ही घंटे का आपको समय दिया जाएगा। यहाँ पर 90 कुछ मिस्टेक है ना, क्योंकि ये 120 होना चाहिए। 40 सवाल यानी 120 क्वेश्चन, ठीक है।
और यहाँ पर आपको जो समय है वो 1 घंटे दिया जाता है, जो मोर देन इनफ होता है। बच्चे इसको अटेम्प्ट करके बैठे रहते हैं, टाइम की कोई कमी होती नहीं है। अगर मैं आगे चलूँ तो फिर आपका कंप्यूटर का भी टेस्ट होता है। कंप्यूटर पास होना आपके लिए बहुत जरूरी होता है। यहाँ पर 15 क्वेश्चन होते हैं, 15 मिनट का टेस्ट होता है। अगर आप कंप्यूटर फेल हो गए तो आप जितने भी नंबर ला लें आपका सिलेक्शन नहीं होगा। यहाँ पर एक स्किल टेस्ट होता है जिसमें आप देखेंगे कि 15 मिनट और 10 मिनट का आपका जो है स्किल टेस्ट होता है अलग अलग पोस्ट के लिए। ये सारी की सारी PDF आप डिटेल में पढ़ सकें इसके लिए मैं आपको टेलीग्राम के अंदर प्रोवाइड करवा दूंगी। मैं अब बेसिक या ब्रीफली आपको चीज़ें बताना शुरू करती हूँ। तो इसके अंदर आप देखेंगे कि एक हमारी जो स्किल टेस्ट है, जो हमारी टाइपिंग का टेस्ट है, जिसके अंदर आपकी स्पीड जो मांगी जाती है टाइपिंग की वो 35 वर्ड्स पर मिनट मांगी जाती है। और ये जो 15 मिनट लिखा हुआ है जो कि DEOs के लिए होता है ना, इसके अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पर आपकी 27 वर्ड्स पर मिनट टाइपिंग होती है। लेकिन जो LDC और JS है इसके अंदर 30 वर्ड्स पर मिनट की आपकी टाइपिंग होनी चाहिए। अगर मैं इसके आगे बात करूँ तो इसके आगे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, देन आफ्टर आपकी ज्वाइनिंग होती है। और अगर मैं इसकी सैलरी की बात करूँ तो लगभग आप देखेंगे 35 से 40 हज़ार सैलरी आपको देखने के लिए मिलती है। लेकिन ये अलग अलग सिटीज़ में वेरी करती है। जैसा मैंने बताया कि जितनी महंगी सिटीज़ होगी उतने ही ज़्यादा आपके अलाउंस होंगे, तो ये वेरी करती है। और मैं 7th पे कमीशन के हिसाब से आपको बता रही हूँ ये सैलरी। 8th पे कमीशन में आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा इजाफा होगा सैलरीज में। नेक्स्ट एग्जाम हमारा होता है SSC स्टेनो। गणित से जिनको डर लगता है उनका ये पसंदीदा एग्जाम होता है। इसके अंदर अगर मैं बात करूँ तो 2 पोस्ट के लिए एग्जाम होता है, ग्रेड C और ग्रेड D। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ग्रेड C की जो पोस्ट है उसके लिए 30 साल आपकी उम्र होनी चाहिए और मैक्सिमम 30 साल होनी चाहिए। और अगर ग्रेड D की पोस्ट है तो 27 साल होनी चाहिए। बाकी के रिजर्वेशन जो है वो एज इट इज़ अप्लाई होते हैं जैसे केंद्र सरकार के बाकी एग्जाम्स में होते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पर एग्जामिनेशन पैटर्न की तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि जनरल अवेयरनेस जो है उसके 50 सवाल पूछे जाते हैं। जनरल इंटेलिजेंस के आपसे 50 सवाल पूछे जाते हैं। लेकिन भाई साहब जो 100 क्वेश्चंस हैं आपके ये सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश के होते हैं, यानी एक तरफा सीधा 50% जो वेटेज है वो इंग्लिश का होता है। और मेरी बात समझिएगा बड़े ध्यान से कि ये जो एग्जाम होता है मात्र इस स्टेनोग्राफर के एग्जाम में मात्र एक ही एग्जाम होता है, कोई प्री मेंस नहीं होता। और यहाँ पर जितना स्कोर लाएंगे यही आपके सिलेक्शन को डिसाइड करेगा। इसके अंदर भी जैसे मैंने आपको मंत्रालय बताए, सारे के सारे मंत्रालय, सारे के सारे डिपार्टमेंट्स में आपकी रिक्रूटमेंट होती है आशुत लिपिक के पद पर, जिसको हम लोग स्टेनोग्राफर कहते हैं। अब स्टेनोग्राफर अंदर सिलेक्शन लेने के लिए आपको स्किल टेस्ट सीखना होता है। देखिए स्किल टेस्ट क्या होता है, एक SSC स्टेनो जिसको हम लोग स्टेनोग्राफी कहते हैं, आप लोग शॉर्ट हैंड भी कहते हैं, वो आपको लैंग्वेज एक सिंबॉलिक लैंग्वेज होती है जो सीखनी पड़ती है। जिसके अंदर अगर मैं बात करूँ तो आपका ग्रेड D जो है उसके लिए आपकी जो स्पीड है वो 80 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। और जो आपकी ग्रेड C है उसके अंदर 100 वर्ड्स पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए। और अगर मैं बात करूं तो दोस्त मेरे ये टाइपिंग बिल्कुल नहीं होती है ना। कई सारे बच्चे टाइपिंग में कंफ्यूज होते हैं कि टाइपिंग नहीं है, ये एक सिंबॉलिक लैंग्वेज होती है। अगर मैं हिंदी में बात करूं तो एक बहुत प्रसिद्ध प्रणाली है ऋषि प्रणाली। अगर मैं इंग्लिश में बात करूं तो पिटमैन और ग्रेग। तो ऐसी अलग अलग प्रणालियां होती हैं जिनमें ये लैंग्वेज सीखी जाती है। तो अगर मैथ से डर है, अधिकारी बनना है, तो ये एग्जाम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बना है। याद रखिएगा अंग्रेजी का सबसे ज्यादा वेटेज है, सीधा 50%। और अगर आगे आप देखते जाएंगे मैं आपको दिखाऊंगी सबसे ज्यादा अगर किसी सब्जेक्ट का वेटेज है आज के टाइम में SSC में तो वो है सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश। और इस इंग्लिश में मैं आपकी बहुत अच्छे से मदद करूंगी। मैं इस इंग्लिश में आपकी तैयारी में आपका सारथी बनूंगी। और जब तक आप सिलेक्शन नहीं ले लेते मैं आपके साथ खड़ी रहूंगी, आपका मेंटर, आपका गाइड, आपका टीचर बनके। अगर मैं अगले एग्जाम की बात करूं यहाँ पर तो ये हमारा SSC CGL होता है। ये बहुत बड़ा एग्जाम होता है, भारत का सबसे बड़ा एग्जाम होता है स्ट्रेंथ वाइज, है ना। वैसे तो अगर आप पोस्ट वाइज बोलो तो UPSC होता है, लेकिन सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ में जो एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है वो होता है ये SSC CGL। देखिए इसके अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट है, बहुत अलग अलग एलिजिबिलिटी होती है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ हमारी उन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करेंगे जिसके अंदर कोई भी एक विद्यार्थी जो सिंपली बस ग्रेजुएट है, किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट है, वो एलिजिबल है। हम सिर्फ और सिर्फ उस स्कीम की बात करेंगे जो स्पेशल स्कीम्स है। जैसे अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर अगर आप बनना चाहते हैं तो देखिए उसकी ये अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अगर आप स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर बनना चाहते हैं तो इसकी अलग रिक्वायरमेंट है। अगर आप जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर बनना चाहते हैं तो यहाँ पर आपकी अलग जो है एलिजिबिलिटी है। तो हम यहाँ पर वेरियस ऑफ एलिजिबिलिटीज़ की बात ना करते हुए, जैसे देखिए अगर आप यहाँ पर असिस्टेंट इन नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल में जाना चाहते हैं तो यहाँ पर लॉ की डिग्री होनी चाहिए। तो दीज आर स्पेसिफिक पोस्ट। हम इनकी बात ना करते हुए उस पोस्ट की बात करते हैं, उस जो है हम अपने ब्रैकेट की बात करते हैं जिसमें हमारा हर तरीके का स्टूडेंट जो है एलिजिबल है, जो भी बच्चा हमारा ग्रेजुएट है। और वो क्या है तो बड़े ध्यान से देखिएगा, जितने भी इसके अंदर आपकी अब असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर यानी ASO की पोस्ट होती हैं, जितनी भी इंस्पेक्टर की पोस्ट होती हैं, जितनी भी आपकी टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट होती हैं, है ना, सारी की सारी आप अगर सिंपली ग्रेजुएट हैं तो भी आप एलिजिबल होते हैं। चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से अपना ग्रेजुएशन करें, डजेंट मैटर। आपने BA किया है, BSc किया है, BCom किया है, BCA किया है, डजेंट मैटर एट ऑल। आप हर एक तरीके से इस एग्जाम में एलिजिबल हैं। और अगर मैं आगे इस एग्जाम के पैटर्न की बात करूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इंग्लिश के 25 सवाल, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस और क्वांट यानी मैथ्स, सबके 25-25 सवाल होते हैं। यहाँ पर एक सवाल जो है वो 2 नंबर का होता है, इसलिए टोटल 200 नंबर का आपका पेपर करवाया जाता है। और यहाँ पर याद रखेंगे माइनस मार्किंग होती है 1/4, यानी एक सवाल गलत होने पर 0.25 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे। और ये पेपर क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, यानी अगर आपने इसको पास कर लिया तो अब आप मेंस एग्जाम में बैठ पाते हैं। और जो आपकी मेरिट बनती है वो मेंस एग्जाम से बनती है, इस एग्जाम के नंबर नहीं जोड़े जाते हैं। आगे अगर मैं बढ़ूँ
तो बड़े ध्यान से देखिएगा, यही वो चीज़ है जो आपका सिलेक्शन दिलवाएगी। इसमें भी सेक्शन 2 होते हैं, जैसा CHSL में आपने देखा था। पहला मॉड्यूल 1 पहला सेक्शन 1 के अंदर मॉड्यूल 1 जिसके अंदर आपके 30 सवाल मैथ्स के होंगे, मॉड्यूल 2 रीजनिंग 30 सवाल, इसके बाद सेक्शन 2 में मॉड्यूल 1 इंग्लिश 45 क्वेश्चन मेरे भाई, 45 क्वेश्चन अकेले इंग्लिश के होते हैं, जिसके अंदर आप देखेंगे कि आपकी 135 नंबर की इंग्लिश मेंस में है और 50 नंबर की ये इंग्लिश आपके प्रीलिम्स में थी। यानी अगर मैं इसको जोड़ूं तो ये 185 नंबर का अकेला अगर कोई सब्जेक्ट वेटेज रख रहा है तो वो है इंग्लिश। यानी बिना इंग्लिश के अगर आप सोचें कि आप SSC में सिलेक्शन ले लें तो मेरे भाई आज की स्थिति में ये चीज़ असंभव है। पहले जो पैटर्न था उसमें सिर्फ और सिर्फ गणित सीख करके बच्चे सिलेक्शन ले लिया करते थे। आज वो दौर है कि अगर आपको कितनी भी गणित आती हो, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है मेरे भाई, आपके ये सपने धरे के धरे रह जाएंगे, ये सपने चकनाचूर हो जाएंगे। और इंग्लिश एक बहुत आसान सब्जेक्ट होता है। ये जो है आपका एक भ्रम है, क्योंकि ये एक विदेशी लैंग्वेज है, आपको इंटरेस्ट नहीं आता इसलिए आपको टफ लगता है ना। ये भ्रम हटाइए, बहुत ईजी लैंग्वेज है। यहाँ पर मैं हर तरीके से आपकी मदद करने के लिए उपस्थित हूँ। आगे अगर मैं बढ़ूँ मॉड्यूल 2 के अंदर तो यहाँ पर जनरल अवेयरनेस 25 नंबर की पूछी जाती है और यहाँ पर देखेंगे तो हर एक सवाल 3 नंबर का होता है, हर एक सवाल 3 नंबर का होता है। और यहाँ पर जो माइनस मार्किंग है वो 1/3 होती है। यानी एक सवाल अगर आपने गलत करा तो 1 नंबर आपका उड़ जाएगा। अगर मैं टाइम की बात करूँ तो टाइम ही यहाँ पर आपके पास मैथ्स और रीजनिंग के लिए बहुत कम होता है। आपकी प्रैक्टिस बहुत सारी होनी चाहिए, क्योंकि आपको ये 60 सवाल जो कि बहुत अच्छे लेवल के होते हैं आपको 1 घंटे में करना होता है। अगर मैं आपके सेक्शन 2 में जाऊं तो आपके पास बहुत ज़्यादा समय होता है, आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, खाली बैठे रहते हैं सॉल्व करने के बाद, ठीक है। अगर मैं आगे चलूं तो देखिए यहाँ पर आपको कंप्यूटर मैंडेटरी है। अगर आपने कंप्यूटर का पेपर जिसके अंदर आप देखेंगे कि 20 सवाल कंप्यूटर के पूछे जाते हैं, इसको क्वालिफाई करना मैंडेटरी है। अगर आप इसमें फेल हुए तो आपकी पूरी ऊपर की मेहनत धरी की धरी रह जाएगी। यानी कंप्यूटर भी यहाँ पर आपसे आना चाहिए। और साथ के साथ आपका एक स्किल टेस्ट करवाया जाता है, टाइपिंग टेस्ट, जिसके अंदर आपकी स्पीड 27 वर्ड्स पर मिनट तक होनी चाहिए। और अगर आप ये सारी चीज़ें फुलफिल करते हैं तो आप बहुत शानदार डिपार्टमेंट्स में आप जो है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर लग सकते हैं, आप GST इंस्पेक्टर लग सकते हैं, आप विदेश मंत्रालय में ASO लग सकते हैं, जिसके अंदर आप विदेश में नौकरी करते हैं और वहाँ पर फिर आपकी सैलरी लगभग 2 से 3 गुना हो जाती है। यानी आपका जो विदेश जाने का, विदेश में रहने का, काम करने का जो सपना है वो भारत सरकार स्वयं पूरा करवाती है, खुद अपने खर्चे पर आपको भेज करके, और साथ के साथ आपको वहाँ सैलरी भी देती है। तो इतने प्रीमियम डिपार्टमेंट्स के अंदर आप सिलेक्शन लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अगर आगे मैं चलूँ तो आता है SSC CPO। देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि आपका वर्दी का सपना अगर आप 10वीं क्लास से पूरा करना चाहते हैं तो आप SSC GD एग्ज़ाम से सिलेक्शन लेकर के ज्वाइन कर सकते हैं, अपना सपना पूरा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन के बाद अधिकारी लेवल की जॉब चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप एक इंस्पेक्टर बने, आप चाहते हैं आप एक सब इंस्पेक्टर बने, आप असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बने, तो आपके लिए SSC CPO पोस्ट बेहतरीन है। CPO का अगर मैं बोलूँ तो इसके अंदर जितनी भी पैरामिलिट्री की फोर्स है और साथ के साथ केंद्र सरकार की जो पुलिस फोर्स है, जिसके अंदर दिल्ली पुलिस भी आती है, आपको पता है। तो दिल्ली पुलिस के अंदर अगर आप सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, आप असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, पैरामिलिट्री जैसे CSIF, BSF, CRPSF, SSB और आपका असम राइफल्स, ये जितने भी आपके पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, इनके अंदर आप सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर लग सकते हैं इस एग्जाम के थ्रू। यानी आपकी वर्दी का सपना जो है वो डेफिनेटली यहाँ से भी सच हो पाएगा। और अगर मैं यहाँ पर एज की बात करूँ तो देखिए मिनिमम आपकी जो एज है वो 20 साल होती है और जो जनरल के लिए जो मैक्सिमम एज है वो 25 साल होती है, लेकिन OBC के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है और ST/SC के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है। अगर मैं आगे बात करूँ तो देखिए यहाँ पर जो प्रीलिम्स होता है, यहाँ पर 50 सवाल होते हैं और जहाँ पर 50-50 सवाल का डिस्ट्रीब्यूशन है और 1 नंबर का ही एक क्वेश्चन होता है ना। तो यानी टोटल 200 सवाल होंगे और टोटल आपका 200 नंबर होंगे। इसको जब आप पास करेंगे तो फिर आपका एक जो है फिजिकल टेस्ट करवाया जाएगा। अभी मैं आगे बताऊंगी उस फिजिकल टेस्ट में क्या होगा। और जैसे ही फिजिकल टेस्ट आप पास करेंगे आपका एक मेंस लिया जाएगा। अगेन मेरे भाई सुनकर चौंक जाओगे कि अकेले इंग्लिश का वेटेज है, यानी मेंस में कोई और सब्जेक्ट आता ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश आता है। और ये इंग्लिश आता है आपके बेटा जी 200 नंबर का। यानी अगर मैं बात करूँ तो सीधे इस पूरे के पूरे एग्जाम में 250 नंबर का अकेले का वेटेज इंग्लिश का है, अकेले का वेटेज इंग्लिश का है। और मेरा यकीन मानिए इंग्लिश सीखना बहुत आसान है। मैं सुबह यहाँ डेली 10 बजे लेक्चर लेती हूँ। अगर आप आएंगे, जुड़ेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट आप बहुत कुछ सीख पाएंगे। और आपको 0 to हीरो इंग्लिश पढ़ाने के लिए मेरा एक बहुत शानदार सा बैच आ रहा है मेरे भाई, बहुत सस्ता, इससे सस्ता आपको बैच नहीं मिलेगा और बहुत अच्छा। यानी अगर आप हिंदी माध्यम के स्टूडेंट हैं, आप 10वीं पढ़ रहे हैं, आप 12वीं पढ़ रहे हैं, आप ग्रेजुएशन पढ़ रहे हैं, आपको इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता, फिर भी मेरे भाई आपका शून्य से शिखर तक का सफर आप मेरे साथ तय करेंगे। अगर मैं आगे बढ़ूँ तो यहाँ पर जैसा मैंने आपको बताया कि एक फिजिकल टेस्ट होता है। फिजिकल टेस्ट के अंदर अगर मैं मेल कैंडिडेट्स की बात करूँ तो उनको 1600 मीटर्स की एक लॉन्ग रनिंग
पास करनी होती है, 100 मीटर्स की एक शॉर्ट रनिंग पास करनी होती है। इसके अंदर उनको हाई जंप, लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट पास करना होता है। वहीं फीमेल कैंडिडेट की अगर मैं बात करूं तो उनको 800 मीटर्स की लॉन्ग रनिंग पास करनी होती है, 100 मीटर्स की शॉर्ट रनिंग, आपका हाई जंप और लॉन्ग जंप लड़कियों को भी पास करनी होती है। शॉर्ट पुट जो है उससे वो बच जाती हैं, शॉर्ट पुट का यहाँ पर लड़कियों का टेस्ट नहीं होता है। देन आफ्टर आपका एक मेडिकल टेस्ट होता है और इसके बाद आपकी प्यारी सी आ जाती है ज्वाइनिंग। अगर मैं आगे बढ़ूं तो देखिए एक ही एग्जाम यहाँ पर छूट करके रह गया है और वो है सिलेक्शन फेज। सिलेक्शन फेज एक ऐसा एग्जाम है कि इसकी कोई स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी नहीं है। केंद्र सरकार के बाकी बचे हुए डिपार्टमेंट्स जो एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, इन सारे एग्जाम्स के अंदर जो नहीं कवर होते हैं, जैसे एमटीएस जो मैंने अभी आपको जितने भी बताएं, तो फिर आपका लास्ट में बचता है एसएससी का सिलेक्शन फेज एग्जाम। इसमें 10वीं के लिए अलग एग्जाम होता है, 12वीं के लिए अलग एग्जाम होता है और ग्रेजुएशन के लिए अलग एक एग्जाम होता है। इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट के और जैसे आपका एम्स हो गया, जो मेडिकल आपके कॉलेज हैं, जो हॉस्पिटल्स हैं, या और भी जो भी आपकी गवर्नमेंट की सेंट्रल गवर्नमेंट की जो और एजेंसीज है या जो उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, उसमें जिस किसी भी पोस्ट में रिक्रूटमेंट की ज़रूरत होती है वो एसएससी सिलेक्शन फेज के माध्यम से निकाली जाती है। और चूंकि मैंने कहा कि यहाँ पर कोई भी स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी मेंशन नहीं है, जब यहाँ पर वैकेंसी आती है तो उस वैकेंसी के आधार पर अलग अलग आपकी जो है एलिजिबिलिटी होती है। और याद रखेंगे ये एक ऐसा एग्जाम है जिसमें सिर्फ एक सिंगल पेपर होता है और अगर उस पेपर को आपने पास कर लिया अच्छे नंबरों से तो भाई साहब आपकी नौकरी पक्की हो जाती है। अच्छा, अब आप कहोगे मैडम आपने सैलरीज किसी की नहीं बताई हैं। देखिए अगर मैं सैलरी की बात करूं, जैसा मैंने आपको सीएचएसएल का बताया था कि आपका लगभग 40 से 45 हज़ार अराउंड आपकी सैलरी होती है, जो कि ज़्यादा ही होगी, मैं तो फिर भी कम ही बता रही हूँ, ठीक है, क्योंकि सिटी टू सिटी वेरी करती है, आपके अलाउंसेस अलग अलग होते हैं। अगर मैं आपके सीजीएल की बात करूँ तो जो उसकी हाईएस्ट पोस्ट है, चूंकि मैंने बताया कि आपको 2400 ग्रेड पे, 2800 ग्रेड पे, उसके ऊपर 4200 ग्रेड पे, उसके ऊपर 4600 ग्रेड पे, एंड देन आपका 4800 ग्रेड पे, यानी हर एक ग्रेड पे की आपकी जो सैलरी वो अलग होगी। लेकिन अगर मैं मैक्सिमम सैलरी की बात करूँ तो लगभग 85 से 90 हज़ार आपकी सैलरी आपको एसएससी सीजीएल की पोस्ट के थ्रू अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो देखने के लिए मिलती है। अगर मैं एसएससी सीपीओ की बात करूं, अगर आप दिल्ली पुलिस में एसआई बनते हैं तो वहां पर आपकी सैलरी लगभग 75 से 80 हज़ार होती है। लेकिन इसमें भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स जो हैं, अलग अलग लोकेशंस जो हैं, उसके हिसाब की आपकी सैलरी जो है डिसाइड की जाती है। मुझे उम्मीद है एसएससी के बारे में आपको हर एक जानकारी मिल गई होगी। अब अगर आप एसएससी की तैयारी करना चाहते हैं और इंग्लिश में आप थोड़ा सा भी परेशान हैं तो मेरे भाई मेरी बहन, मैं यहाँ पर आपका सारथी बन के आई हूँ। आपका जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता है तब तक मेरा साथ आपके लिए बना रहेगा। बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, आप भी होंगे और जल्दी से जल्दी आपका सपना साकार होगा। आप ये मत सोचिए कि आप 10वीं में हैं, आप 11वीं में हैं, आप 12वीं में हैं, आप ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में हैं, आप तो तैयारी कर नहीं सकते, आप तो ग्रेजुएशन के बाद चालू करेंगे। मेरे भाई आज के टाइम में अगर आपने ग्रेजुएशन के बाद तैयारी चालू की तो आप ये समझिए कि आप 2 जनरेशन पीछे चले जाएंगे, आप बहुत पीछे चले जाएंगे। तो यही सही समय है, अभी से पढ़ना चालू करिए, रिसर्च करना चालू करिए। कोई समस्या होती है आप मुझे बताइए, ये चैनल आपके लिए, मैं आपके लिए हमेशा आपकी मदद के लिए उपस्थित हूँ। कोई भी समस्या होती है कमेंट सेक्शन इज ऑल योर्स, आप इसमें बताइएगा। मैं आपसे मिलूंगी अब अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।